नमस्ते बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। लेक्चर समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह? जो दे रहे हैं आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया बा? अच्छा चलो। मेरे चैनल का नाम जानते हो? फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट बाय पवन कुमार, ये मेरा चैनल है। और इस चैनल पर मैं फिजिक्स के टोटल लेक्चर 12th क्लास के सब दूंगा। और फिर इसके बाद एक और आएगा मेरा एक सीरीज़ और चलाऊंगा मैं, जो नीट के बच्चों के लिए होगी। उसमें स्पेशल नीट के बच्चों को तैयारी कराई जाएगी, केवल फिजिक्स की। ठीक है? तो ये जो आपको दिया जा रहा है, सब पढ़ाया जा रहा है, इसको अच्छी तरह पढ़ते चले जाओ। ठीक है? आज का जो टॉपिक होगा, पिछले जैसे टॉपिक में हमने तुमको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो पिछला लेक्चर दिया था हमने, उसमें आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज को हमें डिटेक्ट करना है, यानी पहचान करनी है, या फिर उसको नेचर पता करनी है, तो हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की जो प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी हिंदी में कहेंगे आवेश के गुण। गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। ठीक है? देखो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, जैसे हमने पहले ही मैं आवेश के बारे में बहुत कुछ बताया है, चार्ज के बारे में। आप ये जानते हो कि जो चार्ज होता है वो कब होता है? कोई चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज एक गुण है ऐसा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा गुण होता है उसका, यानी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दूसरी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट या रेपल करने लगती है। ये पिछले लेक्चर में बता दिया। जिसने आप चार्ज के बारे में नहीं हो, पिछले लेक्चर मेरे देखो तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आज हम इसके चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चार्ज की तीन प्रॉपर्टी होंगी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चार्ज की कितनी होगी? तीन प्रॉपर्टी होंगी। तो कौन कौन सी होंगी? नंबर एक, अब एक एक के बारे में पहले हम लिख लेते हैं। कौन सी? सबसे पहले नंबर एक, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व 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 होता है, यानी हिंदी में कहेंगे कि वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित होता है। संरक्षित होता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोलते हैं। दूसरा होगा इसका एडिटिव एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हिंदी में कहेंगे
आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, एक एक पढ़ेंगे अभी हम। तीसरा प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में कहेंगे इसको आवेश का क्वांटीकरण, तीन प्रॉपर्टी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी चार्ज की पढ़ाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंजर्व होता है। दूसरा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों की योज्यता। और तीसरा है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। तो जो चार्ज है इसकी तीन प्रॉपर्टी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक को हम एक्सप्लेन कराएंगे। ठीक है बच्चों? ओके, तो चलो एक एक को पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छी तरह कि क्या होता है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हिंदी में कहेंगे, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये लॉ भी है इसका, याद रखना। इसको ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश संरक्षित होता है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ये भी बोलते हैं। तो देखो इसे समझते हैं क्या होता है ये। तो देखो बच्चों, जो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम होता क्या है, हम जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है, मैटर है, वो एटम से मिलकर बना है। ये एटम से मिलकर बना है। जैसे ये कोई मैटर है और उसका एक एटम है, उस एटम के बीच में ये क्या है, यहाँ पे क्या रहते हैं? प्रोटॉन, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, और क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसकी आउटर जो सेल होती हैं, यानी बाहर की जो कक्षाएं हैं, इनमें कौन रहता है? इनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाते हैं। ये है ये इलेक्ट्रॉन। एक और बना देता हूँ, चलो मैं, ये ऐसे, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन। और ये होगी इसकी आउटर सेल, ये आउटर सेल होगी इसकी, ये यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसमें 2 प्रोटॉन हो गए। एक और प्रोटॉन बना देता हूँ मैं, चलो एक और प्रोटॉन बना देता हूँ इसमें, एक प्रोटॉन और है यहाँ पर, 2, चलो 2 प्रोटॉन और बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा
इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कोई भी जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। जो एटम के बीच का जो भाग होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, यानी नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आउटर सेल में बाहर की कक्षा में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही सभी मैटर में होंगे। तो यहाँ हमने दो दो एटम लेकर दिखाए हैं, एक एटम ये, एक एटम ये। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो इक्वल संख्याएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मैटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी उस पर नेट चार्ज कितना होता है, 0। यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर प्रोटॉन 3 है, यानी कितना है, 3 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, इस पर तो 0 चार्ज होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 प्रोटॉन और 4 ही कितना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस और माइनस कैंसिल होगा 0, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन मैंने सिर्फ बताया है कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की एग्जैक्ट संख्या नहीं लिखी है। कभी आप सोचो यहाँ 4 प्रोटॉन तो 4 न्यूट्रॉन ऐसे लिख कर दिखाओ, मैंने सिर्फ समझाने के बेस पे लिखा है, न्यूट्रॉन पूरे नहीं लिख कर दिखाए हैं कि न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इसलिए लिख कर दिखाया है क्योंकि इसके बेस पे ही ये टॉपिक है, यहीं से समझ में आएगा। ओके, तो ये जो है, जब शुरू में कोई मैटर होता है तो वो फ्री पोजीशन, फ्री स्टेट में होता है, फ्री। यानी देखो अब ये स्वतंत्र है, फ्री है, ये भी स्वतंत्र है, तो फ्री पोजीशन में वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इस पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो इसलिए वो नेट चार्ज वो उस पर क्या होता है, 0 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। अगर हम इस पर देखते हैं तो बच्चों अभी चार्ज कितना है, अगर टोटल चार्ज हम इस पर देखते हैं, टोटल चार्ज इक्वल कितना हो गया, 3 है 3 0। ऐसे यहाँ टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज वो भी 0। सही है, तो यानी 0 हुआ। अब सपोज करो कि हम इन दोनों को आपस में रफ कर देते हैं इस तरह से। जब रफ कर देते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी ट्रांसफ़र होगा, एक स्थिति से दूसरे मैटर में चला जाएगा। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये हट गया। ये इलेक्ट्रॉन जब फांद के यहाँ आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब कितना हो, अब देखो ज़रा, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए, यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, इस पोजिशन में प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं प्रोटॉन तो 3 है, सॉरी, प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या अब भी इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, नहीं, अब इसके ऊपर नेट चार्ज 0 नहीं है, क्योंकि 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी प्रोटॉन इसमें एक अधिक है। जब प्रोटॉन एक अधिक है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर जब प्लस का आवेश ज़्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी -5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जो है इस पर 4 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यानी प्रोटॉन 4 है तो इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, तो माइनस का आवेश इस पर ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज हो गया, यानी ये धनावेशित, ये ऋण आवेशित। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये देखें हम कि इस टोटल ऑल ओवर इस पूरे पे अब चार्ज कितना है, अब चार्ज देखो कितना है, यहाँ पे देखो कितना होगा, 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया इस पर हो गया +1 1 हो गया। इस पे कितना हो गया, -4 +1, तो इस पर हो गया -1, है ना। इस पर +1 का कूलाम का आवेश हो गया, और इस पे कितना हो गया -1। अगर इस पूरे टोटल ऑल ओवर की बात करें तो प्लस माइनस टोटल की बात करें, अगर टोटल नेट टोटल 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 नेट चार्ज, तो ये कितना हो गया
+1 -1 इक्वल 0। यानी अब कितना है, जब हमने इनको नहीं रगड़ा था उससे पहले कितना था, 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन, तब भी कितना था इस पर टोटल चार्ज 0। टोटल चार्ज कितना था, +3 -3 इक्वल 0। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था +4 -4 इक्वल 0। यानी जब हमने इनको रगड़ा नहीं था, रगड़ने से पहले जब ये फ्री थे, तब भी इनके ऊपर कितना चार्ज था, अलग अलग, इस पे भी 0 इस पे भी 0। जब हमने इनको रगड़ा तो रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो इस पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज होगा, देखो +1 -1 0, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो गए 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, तो कितना बच गया यहाँ +1 का आवेश, इस पे कितना हो गया -1 का। अगर पूरे की बात करें तो कट के कितना बनेगा 0। यानी रगड़ने से पहले भी इन पर अलग अलग आवेश 0 था, रगड़ने के बाद पूरे पर देखेंगे तब भी 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है वो ना तो पैदा किया जा सकता और ना उसको नष्ट किया जा सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज केवल ट्रांसफ़र होता है, उसको ना तो हम पैदा, प्रकृति ने उसको पहले से ही बना कर रखा है। नेचर जो है, भगवान जिसे बोलते हैं प्रकृति, उसने पहले से ही फिक्स किया हुआ है वो, उसको ना तो हम पैदा कर सकते ना उसको हम नष्ट कर सकते, बस केवल क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो ट्रांसफ़र ही तो हुआ यहाँ पे देखो, इससे इधर गया, चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हुआ। जब भाई चार्ज कब बना, जब इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र हुआ तभी तो चार्ज आया ना। तो चार्ज तो जब इधर आया, तो अब भी अगर पूरी नेचर में देखें, इस पूरे सिस्टम में अब भी तो चार्ज 0 ही है। और रगड़ने से पहले देखो तब भी अलग अलग इन पे क्या था, वो भी 0 था। यानी रगड़ने से पहले भी 0, रगड़ने के बाद भी टोटल 0। यानी इसी तरह इसलिए कहा जा सकता है कि चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता। अगर कुछ किया जा सकता है तो वो केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं, यानी कंजर्व कर सकते हैं इसको, संरक्षित इसलिए इसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व होता है, वो फिक्स है, जो प्रकृति ने बना दिया वो फिक्स है। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो पहला प्रॉपर्टी तो यह है, इलेक्ट्रिक चार्ज फिक्स होता है, उसको हम पैदा नहीं कर सकते ना नष्ट कर सकते, उसको केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है, समझ में आया। अब हम इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ओके, अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है इसका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी प्यारे बच्चों, नंबर 2, दूसरी होगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हिंदी में कहेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होता है, आवेशों की योज्यता। देखो बच्चों, जैसा कोई बॉडी है, कोई सिस्टम, निकाय है, कोई पूरा निकाय है, ये सिस्टम। इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं। मान लो एक +1 कूलाम, एक हो गया -1 कूलाम, ठीक है, एक हो गया +2 कूलाम, एक हो गया -2 कूलाम। बहुत सारे चार्ज है इस बॉडी में। एक हो गया +3 कूलाम, -3 कूलाम, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। अगर हम ये कहें कि इस पूरी बॉडी का चार्ज कितना है, तो इस पूरी बॉडी के चार्ज को हम कहते हैं बड़ा क्यू, ठीक है। तो इस पूरी बॉडी का अगर हम चार्ज देखते हैं तो कितना होगा, +1 -1 +2
-2 +3 -3। कैलकुलेट करके कितना आ गया? 0। यानी इस पूरी बॉडी का अगर हम चार्ज देखते हैं तो वो कितना होगा? वो 0। वो कैसे निकाला हमने? वो निकाला कि सबको प्लस कर दो, यानी सबको क्या कर दो, सब जो चार्ज है जितने, ये पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, मान लो ये होगा Q1, ये हो गया हमारा Q2, ये हो गया हमारा Q3, तो ये हो गया हमारा Q3, नहीं सॉरी Q4, ये हो गया Q5, ये होगा Q6। तो चार्ज जो इस पर टोटल नेट चार्ज होगा वो जो है किसके बराबर हो? सारे के सारे जितने भी चार्ज हैं इसके अंदर, उसके सम के, ठीक है, उसके सम के बराबर होगा। यानी Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी में बहुत सारे चार्ज हैं तो उस पर टोटल अगर हमें चार्ज देखना है तो वो जो चार्ज होता है वो उसके अंदर जितने भी अलग अलग चार्ज हों उनके सबके स्केलर सम के बराबर होता है। स्केलर सम का मतलब अदिश योग के बराबर होता है। अगर इस पूरी बॉडी का चार्ज देखते हैं तो ये पूरी बॉडी का जो चार्ज है, मान लो Q है, पूरी बॉडी का जो जो चार्ज है वो अलग अलग चार्ज के, अलग अलग चार्ज के स्केलर सम का मतलब होगा अदिश योग के बराबर होता है। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश, अदिश राशि। आप जानते हो ना स्केलर वेक्टर किसे कहते हैं? अदिश और सदिश दो चीज़ होते हैं। अदिश, चलो अदिश राशि दो होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए स्केलर क्या होते हैं। स्केलर क्या होती है? जिसमें स्केलर कहते हैं जिसमें जो केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। और वेक्टर कौन सी होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की। और स्केलर में केवल क्या, केवल मैग्नीट्यूड। तो ये सब 9th की बातें हैं बेटा, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। स्केलर अगर तुम्हें नहीं हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं स्केलर और वेक्टर के ऊपर आपको समझा दूंगा एक बार, ठीक है। यहाँ अगर समझाऊंगा तो फिर हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर हम किसी बॉडी का हम टोटल चार्ज, नेट चार्ज निकाल लें तो उसको क्या करेंगे हम? सीधा सिंपल गणित की तरह जोड़ देंगे, प्लस 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 मान, यानी जोड़ देंगे। उसमें कोई भी वेक्टर वगैरह कोई रूल नहीं लगाने, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें डायरेक्शन थोड़ा होती है। किसी के अंदर चार्ज है तो ये थोड़ा कहेंगे कि इस पर इतना चार्ज 2 कूलम चार्ज है ईस्ट की तरफ, ऐसा थोड़ा बोल लेंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। अब तीसरा इसका लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। बता दो उसको, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी हिंदी में कहेंगे आवेश, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण या परमाणुकता, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। तो इसको देखते हैं, चलो हम। आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता का मतलब ये हो गया आपका कि देखो, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था R.A. मिलिकन, मिलिकन। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था Q = ±NE प्रयोग द्वारा, R.A. मिलिकन।
क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण? आवेशों का क्वांटीकरण इसे कहते हैं कि जो आवेश का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी इकाई होती है पूरी हमारी नेचर में। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ये होता है। यानी आवेश जो चार्ज होता है उस पर इतना कूलम आवेश होता है, ये सबसे छोटी है। अगर हम कोई मैटर देखें बच्चों, जैसे कोई कोई मैटर है, कोई मैटर है, अगर हम इसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, तो इसके कहाँ में टूटेगा? ये अणु में। अगर अणु को भी तोड़े हम तो कहाँ में टूट जाएगा? ये परमाणु में। और अगर परमाणु को तोड़ते हैं तो वो कहाँ में टूटेगा? वो टूटेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी सबसे छोटे कण ये हैं, सबसे छोटे कण। इनसे भी छोटे होते हैं, इनको क्वार्क्स बोलते हैं, अभी उसके बारे में बताएंगे बाद में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटे कण, ये इसके मूलभूत कण हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल। इससे छोटा अगर हम तोड़ें तो इसको नहीं तोड़ सकते हम, ठीक है? ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश इतना होता है। तो अगर कोई भी, इसको मिटा दो, अगर कोई भी मैटर लेते हैं, मान लो कोई भी हम ऑब्जेक्ट है, कोई निकाय है, कोई सिस्टम ऐसा, ये कोई है, अगर हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर कितना आवेश है टोटल, तो Q बराबर NE। NE का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N का मतलब हो गया इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आवेश कितना हो गया बच्चों? इस पर आवेश होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी 2 का मतलब होगा 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना हो गया। तो कितना आवेश होगा? 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। या इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कितना हो जाएगा? तो तब हो जाएगा Q इक्वल -3E, यानी हो जाएगा -3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यानी 16 × 48 -4.8 इंटू 10⁻⁻19। यानी इसके ऊपर अब आवेश कितना होगा? इतना, 4.8। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक कोई भी जो बॉडी होती है, अगर उस पर हमें नेट चार्ज देखना है, तो वो जो नेट चार्ज होता है वो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब ये है कि जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये या तो 2 होंगे, या 3 होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, यानी कंप्लीट नंबर होंगे। ये ऐसे होंगे, ये ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 1.2 इलेक्ट्रॉन दशमलव में, या भिन्नों में, या 3.56 इलेक्ट्रॉन। ये अगर नंबर होंगे तो पूरे नंबर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, या 10 होंगे, या 15 होंगे। यानी जो नंबर होगा ना इनका, वो पूरा नंबर होगा। ऐसे नहीं होने कि डेसिमल में होंगे, कि दशमलव में होंगे, या बटे में होंगे, कि इसके अंदर 2/3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5/6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यानी इस पर जो चार्ज होगा ना, वो चार्ज जो है वो, यानी जो इस पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब होगा कि वो पूरा एग्जैक्ट नंबर होगा, वो डेसिमल में नहीं होगा, वो बटे में नहीं होगा, वो पूरा होगा। यानी ऐसे होगा 3.2, जैसे गुना करिए, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 से गुना कर दी, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 3, ऐसे नहीं होंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे नहीं होने का। यानी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इसके अंदर Q बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन गुणा 1/1.6 इंटू, ऐसे नहीं होगा कभी, ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कभी माइनस पॉइंट में थोड़ा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, तो इसलिए डेसिमल में कैसा हो जाएगा? वो तो कंप्लीट नंबर होगा ना, या तो n बराबर या तो 2 होगा, या तो नंबर संख्या है ना, 3 होगा, या 4 होगा, या 10 होगा, या 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 4 लाख, जितना भी होगा। इसे कहते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण। यानी आवेश जो है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका पूर्ण गुणज होता है।
तो इस तरीके से बच्चों इसकी 3 प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है। अब एक छोटा सा आप इसमें समझ लो क्वार्क्स, एक छोटी सी चीज़ होती है क्वार्क्स। क्वार्क्स 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 हिंदी में भी क्वार्क्स। क्या होता है क्वार्क्स? देखो क्वार्क्स होता क्या है? क्वार्क्स होता है कि प्रकृति में अब तक ये बताया गया है कि जो सबसे छोटा जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटे कण हैं। लेकिन बाद में मॉडर्न फिजिक्स में और आगे खोजी की गई, लेकिन अब ऐसा है बताया गया है कि यही सबसे छोटे नहीं, इनसे भी छोटे कण होते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। उन पार्टिकल्स को जो है, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वार्क्स। यानी लेकिन हम आज भी लेते सबसे फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्यों लेते हैं? उसका कारण ये है कि जो क्वार्क्स होते हैं ना, ये ग्रुप में होते हैं। जैसा ये क्वार्क्स, एक क्वार्क्स, ये क्वार्क्स हैं, ये क्वार्क्स, क्वार्क्स, इनको क्वार्क्स बोलते हैं, क्वार्क्स। इनके मिलने से ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये बनते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके मिलने से बनते हैं। यानी ये जो हैं ये सबसे छोटे कण हैं क्वार्क्स, इनके मिलने से ये बनते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? ये आपस में ग्रुप्ड रहते हैं, यानी जुड़े होते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। अगर इनको बहुत एनर्जी देकर अलग कर भी देंगे हम, ऐसा ऐसा कलर भी कर भी देंगे, तो फिर जब एनर्जी को हम मतलब बंद कर देंगे, एनर्जी को हटा देंगे, तो फिर ये एक बार एकदम से ऐसे ग्रुप्ड में बन जाएंगे। यानी इनको अलग करना कठिन है, और कर भी दें तो फिर ये एक साथ पेयर में बन जाते हैं क्वार्क्स को। इसलिए जो वो दिखाई देता है जैसे ग्रुप में रहते हैं, इसलिए वो जो है वो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इनके रूप में ही दिखाई देता है, वो अलग अलग नहीं दिखाई देते। इसलिए ही जो है हमारे जो फिजिक्स में है जो फंडामेंटल पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही माना गया है। यानी यही मूलभूत कण है। इनसे छोटे हैं तो ये, लेकिन एक ग्रुप में नहीं रहते, ये स्वतंत्र नहीं, फ्री नहीं रहते हैं। यही फ्री रहते हैं, नेचर में यही फ्री हैं, ये फ्री नहीं रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। समझ में आई बात? इसलिए अगर हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन है, अच्छा ये क्वार्क्स जो हैं ये दो तरीके के हो गए, ये दो हैं, दो को, एक तो हो गया अप क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, और दूसरा होगा डाउन क्वार्क्स। दो तरीके के क्वार्क्स हो गए, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अब जैसे एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स इनसे मिलकर बना होता है। दो अप क्वार्क्स का मतलब क्या होगा कि अप क्वार्क्स जो होता है ना, इस अप क्वार्क्स के ऊपर जो होता है वो 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। यानी अप क्वार्क्स जो होता है वो, उस पर जो चार्ज होता है वो +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और डाउन को होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। इतना आवेश होता है इन पर, इतना चार्ज होता है। यानी जो अप क्वार्क्स होता है ना वो 2/3 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस, और डाउन क्वार्क्स में -1/3 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना होता है। यानी देखो इलेक्ट्रॉन से भी कम होगा, अपॉन में बटे में आ गया ना, भिन्नों में फ्रैक्शन नंबर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन से भी कम आवेश है। तो अगर हम एक प्रोटॉन की बात, वो दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। अगर इसको कैलकुलेट करें कि दो अप का मतलब कितना होगा, ये हो गया देखो 2 × 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस ये माइनस एक डाउन क्वार्क्स का मतलब कितना होगा 1/3 इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट कर लो बस, जो भी आएगा। इसी तरह एक न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप क्वार्क्स और प्लस 2 डाउन क्वार्क्स इनसे मिलकर बना होता है। तो देखो कैसे बनेगा, 1 क्वार्क्स का मतलब 2/3 और ये हो गया 2/3 इलेक्ट्रॉन। देखो कैंसिल होकर इक्वल क्या आ गया, 0। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है ना, कट कर 0 आ गया। ऐसे ही प्रोटॉन पर देखो प्लस आएगा, कैलकुलेट करो, 2 दूनी 4 4/3
चार में से एक गया, कितना बचेगा? तीन, तीन में से तीन गया कैंसिल, तो प्लस में बचेगा ना, प्लस में वन इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा प्लस में। देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 माइनस में, और यहाँ पे देखो प्लस में आ रहा है, यानी इस तरीके से। तो क्वार्क्स जो है छोटे पार्टिकल हैं, बट फंडामेंटल पार्टिकल आज भी इनको ही माना जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें समझ में आया होगा बच्चों। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वो मुझे कमेंट करना है, और इसकी पूरी वीडियो देखनी है। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना है, तो मैं उसको सोल्व करूँगा। नहीं बताओगे तो मैं कैसे सोल्व करूँ, इसे मिटा दूँ? ओके, तो इस तरीके से ये हमने टॉपिक यहाँ पर कवर किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।